नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा भारत की कूटनीति की और भारत के अड़ोस पड़ोस में घटनी घटनाएं। आप देखिए, श्रीलंका आज भुखमरी की कगार पर आ गया है। वहां आर्थिक मंदी इतनी बुरी तरीके से आ गई है कि श्रीलंका में बर्बादी की स्थिति हो गई है और कल लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर जो है एक प्रकार से हमला सा कर दिया था। इस तरह का प्रदर्शन था, उग्र प्रदर्शन था। और उसकी वजह ये थी कि श्रीलंका की जो आर्थिक समस्याएं हैं, लोग उस कारण से बिल्कुल तबाही के हालत में आ गए हैं। और इस कारण से अब जो राजपक्षे सरकार है उसने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। अब आप समझिए, यही देश 2019 में मैं खुद श्रीलंका गया था और वहां होकर के आया था। उस समय वहां चुनाव चल रहा था और उस चुनाव के दौरान तमाम सारे मुद्दों पे चर्चा चल रही थी कि आखिर क्या स्थिति है, क्या सारी चीजें हैं वहां की अच्छाइयों पे, वहां के पर्यटन उद्योग पे और सब पे। वहां का पर्यटन उद्योग वहां की जान है। और आप ये समझिए, 2.25 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका, जिसमें हमारी तमिल की बहुत बड़ी आबादी है, तो उन सब की स्थिति यदि आप देखिएगा तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसकी आमदनी का जरिया या तो प्राकृतिक सोर्स है जो वहाँ पर होते हैं, जिस तरीके से कहेंगे कृषि के उत्पाद, फल और दूसरी चीज़ें वो है, या फिर वहाँ पर जो है पर्यटन है। इन्हीं के बूते वो टिका हुआ है। वहाँ के बीचेज बहुत सुंदर, बड़े खूबसूरत हैं और वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। इन सब स्थितियों में एक बेहतरीन स्थिति थी। और इस समय जो भारत के अमेरिका में राजदूत हैं, वही उस समय श्रीलंका के राजदूत हुआ करते थे। तो आप समझिए, उनके साथ बैठना हुआ, बहुत सारी चीज़ें समझी और उन्होंने बताया था, जो पूरी जानकारी दी थी वहाँ के हम जो स्पीकर थे उनसे मिलना हुआ और लोगों से, कि वहाँ पर राष्ट्रवाद को लेकर के पूरा एक अभियान चला था, जिसके कारण लगातार पिछले 20 साल से वहाँ पर राजपक्षे के परिवार की जो पार्टी है वही जीत कर आ रही है और वही सरकार बना रही है। तो आप समझिए, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जो कुछ हो, उन्हीं में भाइयों और उनमें सब में बिल्कुल बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद का चेहरा बना दिया राजपक्षे परिवार को। और इस कारण से वहां पर एक ही पक्ष रह गया, राजपक्ष। और राजपक्षे सरकार को 11 अन्य दल भी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ये नहीं थी, ये वही स्थिति है। अब आप एक चीज समझिए कि भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट मदद देने की बात की है और उसका जो है कर दिया है। उसके अलावा 40,000 टन डीजल भी वहां भेजा है, जिससे वहां पर जो तेल की कमी हो रही, दूसरी चीजें। और एक और चीज समझिए, श्रीलंका जितनी चीजें आपूर्ति होती है श्रीलंका में, जो आयात करता है, उसमें भारत सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद में चीन है, मलेशिया है, यूक्रेन है और दूसरे हैं। यूक्रेन में आप देख ही रहे हैं, इस समय राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है और मलेशिया वगैरह की भी स्थिति इस समय कोई वो मार्ग बहुत अच्छा नहीं रह गया है, दूसरे और सारी समस्याएं। तो ये सब खड़ी है। ऐसी स्थिति में श्रीलंका की परचेज पावर खत्म हो रही है। दूसरी तरफ श्रीलंका में अराजकता की स्थिति आ रही, लोगों के लिए खाने पीने का नहीं हो रहा है, बच्चों के स्कूल का नहीं हो रहा है, कागज और दूसरी चीजें ना आने से जो भारत से जाती थी वो सब नहीं आपूर्ति हो पा रही, जिसके कारण स्थिति खराब है। और इससे ये समझ लीजिए कि श्रीलंका अकेले को नुकसान है, ऐसा नहीं है। इसका नुकसान भारत को भी है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में वो बड़ा योगदान देते हैं। जो भारत के लोग वहाँ निर्यात करते हैं, उसमें भारत को बहुत प्रॉफिट होता है। तो आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से वहाँ के हालात हैं कि 40% का निर्यात जो है भारत कर देता है करीब करीब, और इतना ही करीब चीन करता है, और इसके बाद में बाकी सारे हो जाते हैं। तो इन हालात में दोनों को नुकसान हो रहा है। लेकिन भारत को एक बड़ा नुकसान है कि चीन ने वहाँ के सबसे बड़े जो पोर्ट था उसे कर्ज जो उस पर लदा हुआ था श्रीलंका पे, उसके कारण उसे लीज पर ले लिया। उसके अलावा और दूसरी चीजें, तो कमोबेश चीन का वहां पर प्रभुत्व बढ़ गया और उसने धीरे धीरे करके उस पर एक प्रकार से कब्जा बना लिया और इस कंगाली का लाभ भी वो उठाने की
फिराक में दिखाई देता है। तो आप समझिए इस स्थिति में श्रीलंका खड़ा है। अब आप आगे आ जाइए, हमारे भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं इस समय तमाम सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। आप रोज देख रहे हैं पाकिस्तान में राजनीतिक संकट खड़ा हुआ है, वहाँ इमरान सरकार जिस तरीके से हो रही है और जिस तरह से मुस्लिम कट्टरवादी जो है हावी हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही, उस स्थिति में एक खतरा वहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को, और भारत सरकार की नीति जो है इमरान के खिलाफ होने के कारण वो कट्टरपंथियों को समर्थन दे देती है। वही कट्टरपंथी जो हमारे यहाँ आकर के जम्मू कश्मीर और दूसरी जगह समस्या पैदा करते हैं। तो यह नीति है जिसके कारण वहाँ पर भी हमारा नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान के साथ भी हमारे कारोबारी रिश्ते खराब हो चुके हैं। इसके पहले हम देख चुके हैं बर्मा में किस तरीके से वहाँ पर जो सैनिक शासन था, जो भारत की समर्थक सरकार थी, उसको गिरा करके, और जो सैनिक सरकार है जो चीन के समर्थन से, उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में उसने सबको बंधक बना लिया, राजनीतिक सब बंद हो गए। अब वहाँ पर एक मात्र शासन चल रहा है और जिसे चीन का समर्थन है, वह भी भारत के लिए नुकसानदेह हो गया है। उसके बाद में आप देखिए यूक्रेन से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आयात होती थी। आप एक और चीज़ समझिए, भारत में इस समय खाद्य तेलों का और दूसरी चीज़ों के दाम बहुत बेतहाशा बढ़ गए हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा एक कारण यूक्रेन का युद्ध भी है, क्योंकि हालांकि हम सबसे ज़्यादा जो आयात करते हैं वो अमेरिका से करते हैं या अफ्रीका के देशों से करते हैं, दूसरी जगह से करते हैं, लेकिन अब स्थितियाँ क्या है, यूक्रेन से भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उसका असर पड़ता है। तो आप ये समझिए कि यूक्रेन को जिस तरह से भारत ने हल्के में लिया और जिस तरीके से उसका सपोर्ट भी नहीं किया, सपोर्ट ना भी करते, तटस्थ रहते, तटस्थ रहने की बजाय भारत ने झुकाव दिखाया रूस की तरफ। क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन और ये सब हमारे मित्र होते थे और एक होते थे, तब रूस और ये सोवियत संघ होता था, भारत के मददगार होते थे। लेकिन टूटने के बाद में दोनों का हमें बराबर सहयोग मिला है। ऐसा नहीं है कि रसिया ने हमें ज़्यादा दिया है, यूक्रेन ने नहीं दिया है, तो दोनों से हमें मिलता था। इसलिए हमारी नीति वहाँ के लिए बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन बराबर ना होकर हम रूस की तरफ झुक गए, क्योंकि रूस हमें हथियार बेच रहा था, हम उसे पैसे दे रहे थे, उसे भी हम प्रॉफिट के लग रहे थे और हम उसके ग्राहक थे। लेकिन वहीं हम खाद्य पदार्थ और दूसरे और मिनरल्स और दूसरी चीज़ों के लिए हम यूक्रेन पर निर्भर थे। अब आप ये समझिए कि यूक्रेन की स्थिति ये है, यूक्रेन ने हमें सबसे पहले हमारे दरवाजे को नॉक किया था कि आप वार्ता शुरू कराइए और रसिया को समझाइए। लेकिन आप देखिए भारत सरकार ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया और वो सोच रही थी, रूस के चश्मे से देख रही थी कि रूस जैसे सोच रहा था कि हम 24 घंटे में यूक्रेन को फतह कर लेंगे और युद्ध शुरू कर देता है। और आज आप देखिए 38 दिन हो चुके हैं और 38 दिन बाद भी रूस अब बैक फुट पे है। अब रूस के विदेश मंत्री भारत आते हैं कि नहीं ये युद्ध रुकवाने में मदद कीजिए, मध्यस्थता कीजिए और ये कीजिए, और अब यूक्रेन भारत की तरफ नहीं देख रहा है। अमेरिका के जो उप सुरक्षा सलाहकार हैं राष्ट्रपति के, वो आए और उन्होंने कहा, वो भारतवंशी हैं, और वो आए दलीप सिंह, और उन्होंने कहा कि भारत ने जो नीतियां अपनाई हैं उसके कारण उसे भुगतान करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये स्थितियां हैं। हम वैश्विक मोर्चे पे भी खत्म हो गए, हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भी नहीं बेहतर बना पाए, चीन से हमारे पहले ही वो थे और चीन के आगे हम झुके हुए फिर भी नजर आते हैं, उसके आगे शरणागत दंडवत नजर आते हैं। तो आप समझिए वहां पर थे, यहां हम कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो गए, वहां हम अफगानिस्तान में भी कोई भूमिका नहीं निभा सके और अफगानिस्तान में आज तालिबानी काबिज हैं। इसके बाद में आप आइए, जहां कहीं भी रहा हम चारों तरफ कहीं पर भी एक बेहतर संबंध नहीं बना पाए। हमारा नेपाल के साथ में एक बहुत दोस्ताना संबंध होता था, पारिवारिक संबंध होते थे, लेकिन वो भी खराब हो गए। हालांकि हमने वहां एक ट्रेन सेवा शुरू की है, लेकिन इसके बावजूद होगा क्या, उस ट्रेन सेवा से कोई हल नहीं निकलने वाला है। जो नेपाल अपना फायदा ले सकता है वो ले रहा है, और वो साथ साथ आपसे ज्यादा वो चीन के निकट है। उधर आप देख लीजिए, दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह की स्थितियां हैं, उन्हीं में ही आप देखिए कि हमारे बांग्लादेश से भी अब संबंध खराब हो रहे हैं, हमारे भूटान से भी संबंध खराब हो रहे हैं, चीन से हैं ही, अफगानिस्तान की स्थिति आपने देख ली, पाकिस्तान की स्थिति देख ली, श्रीलंका की स्थिति देख ली। तो आप ये समझिए हम किस नीति पे चल रहे हैं। हम जहां कहीं वो लगता है हम जाकर के अपने राजनीतिक फायदे के लिए
जो है उन ताकतों को का साथ देने लगते हैं जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो भारत के सदैव खिलाफ रही हैं, और हम उनका साथ छोड़ देते हैं जो लिबरल रहे हैं, हमारे लिए मददगार रहे हैं। तो हमारी इन नीतियों के कारण पिछले 8 साल में आज हम चारों तरफ से बर्बादी की स्थिति में हैं। भारत जो एक लीडर की हैसियत से बन गया था, आज वो बुरी हालत में है। और आपको पता होना चाहिए, भारत जो है, जो संसद में भारत की मंत्री ने बताया है कि मोदी सरकार की मंत्री ने जवाब दिया है, उसमें बताया 56% से अधिक खाद्य तेल हम आयात करते हैं। हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम उपज कर सके। तो आप समझिए कि कृषि उपज भी हम नहीं मजबूत कर पा रहे हैं और हम किसानों के ऊपर डंडा चला रहे हैं। हमें एक किसान मित्र ने बताया कि इस बार हमारे खेत ठेके पे नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि लोगों को यह है पेट्रोल डीजल जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उससे बड़ा नुकसान होगा। और ऐसी स्थिति में लोग सामने नहीं आ रहे हैं। तो आप समझिए, ना वो मूल्य मिल रहा है, ना चीजें मिल रही हैं, तो लोग परेशान हैं, संकट में। और जब देश संकट में हो तो देश के लीडर को सपोर्ट के लिए आना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने सपोर्ट करने की बजाय, आयात में शुल्क कम करने की बजाय, दूसरे टैक्सेस कम करने की बजाय और डीजल पेट्रोलियम पर टैक्स कम करने की बजाय उसे लगातार बढ़ाया है। और यह हालत कर दी है कि कल के दिन आप भूखमरे होकर खड़े हो, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद चिल्लाते रहिए, हिंदुत्व और दूसरी चीजों के शोर मचाते रहिए। कर्नाटक में आप देखिए किस तरीके से हिजाब और दूसरी चीजें और खान पान की चीजें और जिस तरीके से प्रतिबंध और सब थोपे जा रहे हैं, उससे हम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम उस 25 करोड़ की आबादी को अपने खिलाफ खड़े करने का काम कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा हमारे देश में भी आतंक का राज होगा। आप राष्ट्रवादिता करेंगे और आपके नागरिक जो बड़े हैं, सजग हैं, जो अपने आप को वो समझते हैं, वो लूटे जाएंगे और मारे जाएंगे। हमारे यहाँ जो पूंजीपति हैं, बड़े पूंजीपति, वो और पूंजीपति होते जा रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ती जा रही। तो भारत सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश किस गर्त में जा रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी हम बुरी तरह पिट रहे हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय है और इस पर आप भी चिंता कीजिए, हम भी चिंता करेंगे। लेकिन नवरात्र की जो है बधाई देते हुए और रमजान के माह की बधाई देते हुए आपसे मैं आग्रह करूंगा कि रात को हम महिलाओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज नवरात्र शुरू हुआ है, माता के दिन है। तो आज महिलाओं की ही दशा पर हम चिंतन करेंगे। रात को 8 बजे फिर मिलेंगे आपसे नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।